बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगले 2-3 दिन हमने चौधरी अकबर की तलाश में गुजारे, मगर उसके बारे हमें कोई सुराग न मिल सका। और फिर चंद दिन मजीद जंगल खेल में गुजारने के बाद हमने अब्दुल मजीद से दूसरे जंगल खेल के बारे मालूमात हासिल की और आर्जी तौर पर उससे अलविदा होकर दूसरे जंगल खेल की तरफ चल पड़े। रकबे के लिहाज से वो पहले वाले जंगल खेल के बराबर ही था, अलबत्ता उसकी आबादी इससे कम थी। उसके करीबो ज्वार में काफ़ी छोटे छोटे गांव फैले हुए थे। इस तमाम इलाके को छानने में हमारे 2 हफ्ते गुजर गए, मगर हम हनूज पहले दिन की तरह चौधरी अकबर के मुतल्लिक छोटी से छोटी इतला पाने में भी नाकाम रहे थे। वहाँ से वापस हम अब्दुल मजीद के पास आ गए। हमारे बाद वो भी अपने तौर पर चौधरी अकबर की तलाश में सरगर्दा रहा, मगर वो भी हमें कोई खुशखबरी ना सुना सका। 2 दिन उसके पास ठहरने के बाद हम अफ़गानिस्तान के सरहद पार कर गए और सरहदी इलाकों को अच्छी तरह छान फटक कर महीने भर के बाद जंगल खेल वापस आ गए। इन दोनों सफ़रों में खुशकिस्मती से हमारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जो सामीन के गोश गुजार किया जाए। उस दिन सुबह को उठकर हम सादिया के हाथ के बने हुए पराठों के साथ इंसाफ करने में मशगूल थे। अमजद चाय के घूंट के साथ नवाला निगलते हुए बोला, जानू साहब मेरी बात मान लो, तूफ़ान खान ने हमें डबल क्रॉस किया है। वो ये बात इससे पहले भी चंद मरतबा कर चुका था। यार माजे, वो इस किस्म का बंदा लगता तो नहीं था। यार लगने को छोड़ो, अगर इस बात पर जाएं तो तू भी शक्ल और बातों से काफ़ी शरीफ नज़र आता है, तो क्या ये हकीकत है? और इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई करारा सा जवाब देता, अब्दुल मजीद एक झटके से घर का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसकी सांसें चढ़ी हुई थीं। वो शायद अपने खोखे से भागकर वहाँ आया था। उसकी हालत देखकर हम बेख्तियार खड़े हो गए थे। अब्दुल्ला भाई, वह बामुश्किल चढ़ी हुई सांसों में मेरा नाम ले पाया। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अब्दुल्ला भाई, चौधरी मेरे खोखे पर बैठा चाय पी रहा है। उसने अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। क्या? मुझे लगा जैसे आसमान फटकर मेरे सर पर आन गिरा हो। और फिर पहले झटके से संभलने के बाद हम दोनों अपनी पूरी रफ्तार से अब्दुल मजीद के खोखे की तरफ भागे जा रहे थे। वो चंद 100 मीटर का फासला हमें काफ़ी तवील महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरी ताकत से अब्दुल मजीद के खोखे की जानिब दौड़ते हुए जा रहे थे। जो ही हमने दरख्तों के झुंड को अबूर करने के बाद अब्दुल मजीद के खोखे की तरफ निगाह दौड़ाई, हमें 2 डबल डोर टोयोटा गाड़ियां नजर आईं। दोनों सफ़ेद कलर की थीं और दोनों का रुख डाबेर की तरफ था। जिस वक्त हमने दरख्तों का झुंड अबूर किया, उस वक्त वो स्टार्ट होकर चल पड़ी थीं। उनका फासला हमसे टोटल 250-300 गज था और वहाँ से उन्हें निशाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था, मगर हम ऐसा ना कर सके कि तेज़ी में हम दुरुस्तगी भूल चुके थे। यानी अब्दुल मजीद से चौधरी के मुतल्लिक सुनकर हम इतने बदहवास हुए थे कि हथियार लाना ही भूल गए थे। अब मज़ीद गाड़ियों के पीछे दौड़ना वक्त को ज़ाया करना और अपने आप को थकाना था। इसको कहते हैं बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। मैंने कदमों की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा, हमने सारे जंगल खेल को छान मारा है, मगर डाबेर के मुतल्लिक हमारा गुमान ही नहीं हुआ कि वो यहाँ छुपा होगा। डाबेर की सिमत गाड़ियों के रुख को देखकर तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो डाबेर ही में रहाइश पजीर है? उस सिमत में और कोई काबिल रहाइश जगह ही नहीं डाबेर के अलावा। उसी वक्त मजीद खान भी हमसे आन मिला। भाग गए। उसने आते ही अफसोस का इजहार किया। ये किस टाइम तुम्हारे खोखे पर पहुंचे थे? ये कोई आधा पौना घंटा हुआ होगा। खोखे पर आते ही उन्होंने दूध पत्ती का आदर दिया और बैठ गए। मेरे पास वहाँ से निकलने का कोई बहाना नहीं था। मजबूरन मैं दूध पत्ती बनाकर उन्हें पेश करने के बाद ही वहाँ से रफ़ा हाजत के बहाने निकल सका। तूने कैसे पहचाना कि वो हमारा मतलूबा आदमी है? एक तो आपने तफसीलन उसका हुलिया बता दिया था, दूसरा उसके साथी बार बार इसे चौधरी साहब कहकर पुकार रहे थे। और ये तो आपको भी पता होगा कि इस इलाके में चौधरी नहीं होते। सबसे बढ़कर उन तमाम के पश्तो बोलने का लहजा बिल्कुल आपसा था। चूँकि हमारे इलाके की पश्तो और आपके इलाके की पश्तो में वाज़िह फ़र्क है, इसलिए मैंने आसानी से इसे पहचान लिया। इस दौरान हम खोखे पर पहुंच गए थे। वहां चाय के कप के नीचे पड़ा हुआ 50 रुपये का नोट हमारा मुंह चढ़ा रहा था। वो लाजमी उजलत में थे या किसी और वजह को बुनियाद बनाकर उन्होंने मजीद का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा था और बिल की रकम कप के नीचे रखकर चलते बने थे। और ये इत्तेफाक चौधरी अकबर की ज़िंदगी में इजाफे का बायस बन गया था। वैसे जानू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अमजद एक चारपाई पर बैठकर तकिया गोद में लेते हुए बोला, इतने बड़े कमांडो बने फिरते हो और चौधरी के पीछे जाते वक्त हथियार घर छोड़ आए।
तो तू कौन सा साथ ले आया था? मैंने तो तुझे खाली हाथ भागते देखकर सोचा कि शायद खाली हाथ जाना है। क्यों, तुम नन्हे बच्चे हो जो मेरे नक्शे कदम पर चलोगे? तुम मलक हो यार, और तेरा हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कब हुक्म दिया था कि हथियार छोड़ाओ? हर हुक्म दिया नहीं जाता, मुलाजम तो बस आका को देख कर चलता है। अच्छा, अब ये फजूल बकवास छोड़ो और डाबेर जाने का सोचो। तो डाबेर जाना कौन सा मुश्किल है, वो संजीदा हो गया। वैसे भी बासमत खान के आदमी कौन सा हमें शक्ल से पहचानते हैं कि अपने आदमियों का बदला लेंगे? नहीं, उनसे तो खैर कोई ख़तरा नहीं। यूं भी इस बात को महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और अब तो हैबत खान और बासमत खान का कायम मुकाम शायद उनके कातलों की तलाश पर मिट्टी डाल चुका हो। शायद ऐसा ना हो, अमजद ने कहा। हो सकता है वो अब तक उनके कातलों की तलाश में हो। बहरहाल ये उनका सरदर्द है, हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर क्या ख्याल है, आज ही चलें? नेकी और पूछ पूछ उसने मेरी तायीद की। चलो उठो फिर, मैंने खड़े होकर कहा, और वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। कहाँ चल दिए? मजीद जो हाथों में चाय पकड़े हमारी जानिब आ रहा था पूछने लगा। चाय तो पीते जाओ, चाय का टाइम नहीं है। हम लंबे कदमों से घर की जानिब चल पड़े, और फिर थोड़ी देर बाद हम टोयोटा हाइयास में बैठे डबेर की जानिब रवा दवा थे। मजीद खान ने हमारे साथ आने की बहुत कोशिश की थी, मगर इसे हम सादिया की हिफाजत और ख्याल रखने की ताकीद करते हुए वहाँ छोड़ आए थे। गाड़ी ने डबेर बाजार में हमें उतार दिया, और हम चहलकदमी के अंदाज में बाजार की अंदरूनी जानिब बढ़ गए। दोपहर का टाइम था और बाजार में कोई खास रश नहीं था। अब किससे उस मूजी का पूछें? सब्र करो, पूछ लेते हैं, मैंने उसे तसल्ली दी। लेकिन मैं उसके इज़्तिराब को समझ रहा था, और ख़ुद भी इस कश्मकश में मुब्तला था कि आया हम हकीकतन चौधरी अकबर के करीब पहुंच चुके थे, या मजीद को कोई गलत फहमी हुई थी। ये भी हो सकता था कि वो डबेर के बजाय किसी गैर मरूफ मुकाम पर छुपा हुआ हो। आखिर उसके जहन में भी तो हमारी आमद का खतरा पोशीदा हो सकता था, और इसी अंदेशे से मैं उसके बारे किसी से पूछ नहीं पा रहा था। मगर ज़्यादा देर तक मेरी ये कैफियत बरकरार ना रह सकी, और ख़ुद पर काबू पाते हुए मैं एक छप्पड़ होटल की तरफ बढ़ गया। दो चाय बनाओ मामा, होटल के बूढ़े मालिक से मैं मुखातब हुआ, और उसने सारे हिलाते हुए हमें बैठने का इशारा किया। हम दोनों सड़क के किनारे पड़ी चारपाइयों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी केतली में चाय और 2 खाली कप ले आया। चाय के बर्तन उसने हमारे सामने पड़ी लकड़ी की टेबल पर रख दिए, और वापसी के लिए मुड़ने ही लगा था कि मैंने उसे आवाज़ दी, मामा मेरी बात सुनो। जी। वो रुक गया। हमने चौधरी अकबर से मिलना है, क्या आप उसकी हवेली का पता बता सकते हैं? चौधरी अकबर? उसके लहजे में हैरानी थी। इस नाम के किसी बंदे से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। उसको यहाँ आए हुए चंद ही महीने हुए हैं। अगर आप डबेर में रहाइश पजीर होने वाले किसी नए आदमी से वाकिफ़ हों तो उसका पता बता दें, शायद उससे हमें चौधरी का एड्रेस मिल जाए। आपका मतलब मैं समझ गया। आप इस तरह करें कि मलक जनान खान से मिल लें, उससे आपको अपने मतलूबा बंदे के मुतल्लिक तमाम मालूमात मिल जाएंगी। उसका घर किस तरफ है? मैंने पूछा, और होटल वाले ने वहीं खड़े खड़े मुझे जनान खान के घर की लोकेशन समझा दी। चाय पीकर हम होटल वाले का शुक्रिया अदा करते हुए चल पड़े। मैंने अमजद को होटल वाले से होने वाली तमाम गुफ्तगू तफसील से सुना दी। ये जनान खान, ये वही नहीं है बासमत खान का आदमी? सही पहचाना। मैंने इस बात में सर हिलाया। तो फिर क्या ख्याल है, चलें उसके पास? किस बहाने से इसे मिलेंगे? मेरा ख्याल है चर्च या असले के खरीदार बन के उससे मिलते हैं। इस वजह से बंदे इन कामों में मुलविस होते हैं। अमजद ने एक काबिल कबूल मशवरा दिया। गुड, बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे शाबाश दी। लेकिन जानू साहब, पहले अपनी क्लैशनकोफ से जान छुड़वा लें। ये हमने जनान खान के आदमियों से ही छीनी थी। वाकई यार, सही याद दिलाया। मेरे तो जहन से ही ये बात निकल गई थी। चलो पहले इसको टिकाने लगाते हैं। बाजार से निकलकर हम सीधा गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, मगर हमें गांव से बाहर ना निकलना पड़ा। रास्ते में ही गन को टिकाने लगाने वाली एक मुनासिब जगह नजर आ गई। वो एक काफ़ी बड़ा गड्ढा था, जिससे गालबन घर बनाने के लिए लोग मिट्टी वगैरह उठाते रहे थे। इस वसी गड्ढे के अंदर बने हुए छोटे गड्ढों में 2 दिन पहले होने वाली बारिश का पानी जमा खड़ा था। दाएं बाएं निगाह दौड़ाते हुए मैंने इसी पानी से भरे हुए छोटे गड्ढे में गन को फेंक दिया, और फिर वहां से वापस चल पड़े। जनान खान की हवेली ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसकी हवेली तक पहुंचते पहुंचते हमने उससे मुलाकात का लाहेअमल तय कर लिया था। जी, किससे मिलना है? बड़ी मूछों और लंबे लंबे बालों वाले चौकीदार ने हमें हवेली के दरवाजे पर रुकते देखकर पूछा। मलक जनान खान से। वो आपको जानता है? नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाया। लेकिन हमारा उसके साथ बहुत ज़रूरी काम है। काम की नोयत, वो हमारा इंटरव्यू लेने पर तुला हुआ था।
कोई चीज़ खरीदनी है। उसने मानीखेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। तुम यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। उसके आने तक हम खामोश खड़े रहे। आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो नमूदार होता हुआ बोला और हम सर हिलाते हुए उसके पीछे हो लिए। हवेली के अंदर एक दीवार उठाकर जनाना और मर्दाना हिस्से तश्कील दिए गए थे। चौकीदार हमें लिए एक कमरे में जा घुसा, जिसके अंदर तरतीब के साथ 3 चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं, मगर वो वहाँ रुकने के बजाय एक बगली दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उस कमरे में चारपाइयों के बजाय फर्शी कालीन बिछा हुआ था और उसके ऊपर गाव तकिए पड़े हुए थे। जूतों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर बाकी सारे कमरे के फर्श को कालीन ने ढांप रखा था। दीवारों के ऊपर सफ़ेद पेंट किया गया था, जबकि फर्श से 3 फीट बुलंदी तक सब्ज़ पेंट से हाशिया लगा दिया गया था। आप बैठे, खान साहब आ रहे हैं। चौकीदार ने हमें कालीन पर बैठने का इशारा किया। हम जूते उतार कर कालीन पर बैठ गए। हमारे बैठते ही वो निकल गया। हमें ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। जल्द ही 3 आदमी कमरे में दाखिल हुए। सबसे आगे दरमियानी कामत का सुर्खरोख शख्स था। उसके अंदाज से ही हम समझ गए कि वो मलक जनान खान था। उसके पीछे 2 खौफनाक सूरत के अफराद थे जो लामहल्ला उसके बॉडीगार्ड्स थे। हम दोनों उन्हें देखते ही खड़े हो गए थे। जनान खान ने हमसे मुसाफा करके कहा, तशरीफ़ रखें, और हमारे बैठने के साथ वो खुद भी बैठ गया। अलबत्ता उसके बॉडीगार्ड्स खड़े रहे। अभी मैं गुफ्तगू करने के लिए अपने जहन में अल्फाज तरतीब ही दे रहा था कि एक शख्स चाय के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। मेहमान नवाजी तो वैसे भी उसके इलाके के लोगों का खासा है। हाँ ब्रादर, अब बताएं, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चाय का घूंट पीते हुए जनान खान ने पूछा। मलक साहब, हमें 1 मन चर्च चाहिए, क्या आप मुहैया कर सकेंगे? लेकिन शर्त यह है कि माल खालिस होना चाहिए और कच्चा माल भी नहीं चाहिए, पकी हुई चर्च होनी चाहिए। मुझे चर्च के मुतल्लिक कोई ख़ास मालूमात नहीं थी, बस इतना पता था कि चर्च कच्ची भी होती है जो पीने वाले को तीली से जलाकर पीने के लिए काबिल बनानी पड़ती है, और पक्की भी होती है। कच्ची चर्च की शक्ल बिल्कुल ऐसे होती है जैसे नशवार खुश्क हो जाए, और पकने के बाद उसकी शक्ल तारकोल जैसी हो जाती है। अपनी इसी अधूरी मालूमात की बिना पर मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। मिल जाएगी, मगर चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। चंद दिन नहीं, बल्कि आपके पास 2 हफ्ते हैं। अभी हमें सिर्फ नमूने के लिए थोड़ी सी चर्च चाहिए होगी जो हम अपने बड़े के पास दिखाने के लिए ले जाएं। बाकी माल हम उसकी इजाज़त से लेने आएंगे। इसका मतलब है आप लोगों को दूसरी जगह से भी नमूने के लिए चर्च लेनी होगी, और जो आपके खान को पसंद आएगी वही आप खरीदेंगे। आप ठीक समझे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। अगर आपके खान को हमारा माल पसंद ना आया तो 1 मन चर्च जो मैं आपके लिए मंगवाऊंगा, इसका मैं क्या करूंगा? उसने एक जायज़ बात की। उसकी बात सुनकर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मलक साहब, फिर ऐसे करें कि आप हमें नमूने के लिए चर्च दे दें, वो हम अपने खान के पास ले जाते हैं। अगर इसे पसंद आ गई तो हम दोबारा आकर आपको बताएंगे। इसके बाद आप हमारे मुतालबे के मुताबिक मंगवा लेना। हाँ, ये ठीक है। उसने भी इस बात में सर हिलाया। आपको नमूने के लिए कितनी चर्च चाहिए होगी? पाव आध पाव हो जाए तो काफ़ी है। इस मिकदार की हम पेमेंट अभी कर देंगे। जागीरदार खान, वो अपने एक बॉडीगार्ड से मुखातब हुआ, जाओ मुंशी से 1 पाव खालिस चर्च ले आओ। इसे कहना कि वो माल दे जो बाद में हम 1 मन की मिकदार में मुहैया भी कर सकें। एक बॉडीगार्ड जी खान जी कहकर कमरे से निकल गया। हमारे अलावा आपने किस किस के पास जाना है? जागीरदार के कमरे से निकलते ही उसने पूछा। उसके इस सवाल का मैं काफ़ी देर से मुंतज़िर था। आपके अलावा डाबेर में तो सिर्फ चौधरी अकबर के पास ही ये माल मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा बंदा है तो यहाँ इसके मुतल्लिक आप हमारी रहनुमाई कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। डेरा इस्माइल खान वाला चौधरी अकबर? उसने हैरानी से पूछा। जो चंद महीने पहले ही यहाँ आया है? जी, उसके इलाके का तो पता नहीं है, सिर्फ उसका नाम और शोहरत सुनी है। गलत सुना है, उसने मुंह बनाया। इस परचून फरोश के पास तुम्हें 5-10 किलो से ज़्यादा चर्च नहीं मिल सकती, मगर बाजार में तो एक बंदा उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। मैंने दिल में बेसाख्ता उठने वाली खुशी की लहर को दबाते हुए अपनी बात का जवाब पेश किया। चौधरी अकबर के बारे ये कन्फर्म हो जाने के बाद कि वो यहीं डाबेर में मौजूद था, मेरा जनान खान के पास आने का मकसद पूरा हो गया था। अब किसी तरकीब से उससे चौधरी अकबर की लोकेशन मालूम करनी रह गई थी। जनान खान ने जवाब दिया, इस तरह के बंदे इसी तरह अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। उसके जवाब में मैं कुछ कहने ही लगा था कि चौकीदार इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुआ। हाँ जी, चौधरी अकबर खान नाम का कोई बंदा आपसे मिलना चाहता है। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड्स भी हैं।
اس की बात ने मुझे बेसाख्ता पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था। अमजद के पल्ले भी ये बात पड़ गई थी, इसलिए वो भी चौकन्ना हो गया था। चौधरी अकबर, जनान खान के लहजे में हैरानी थी। एक लम्हा सोचकर वो बोला, इसे बुलाकर साथ वाले कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। चौकीदार जी खान जी कहकर कमरे से निकल गया और उसके बाहर जाते ही जनान खान ने कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, और उसने सर हिलाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। माफ़ करना ब्रदर, आपसे कारोबार के मुतल्लिक गुफ्तगू तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मगर अभी तक मैंने आपका नाम नहीं जान सका हूँ। इस मर्तबा उसके मुखातब हम दोनों थे। जी मेरा नाम अब्दुल्ला और उसका नाम अब्दुर्रहमान है। मैंने अपना तारुफ कराया। अब्दुर्रहमान भाई पश्तो बोलना नहीं जानता, इसलिए ये हमारी गुफ्तगू में शरीक नहीं हो सका है। मेरा ताल्लुक लकी मरवत से है और अब्दुर्रहमान का हरीपुर से है, लेकिन हम रहते मीरान शाह में हैं। अच्छा, मैं चौधरी को रुखसत कर दूं, पता नहीं ये किस मकसद के लिए आया है। इसके बाद आपसे बातचीत होगी। वो खड़ा हो गया, और अगर आप लोगों ने भी उससे मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ। मेहरबानी खान साहब, हम बाद में मिल लेंगे। अब न जाने वो किस मसले के सिलसिले में आपके पास आया है। और जनान खान सर हिलाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कमरे में मौजूद अकलौते बॉडीगार्ड ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो दोनों साथ वाले कमरे में चले गए। चूँकि चौधरी को उसने इसी कमरे में बुलाया था, इसलिए दरवाज़ा खुलते वक्त हम दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ कर ली थी। वो मूजी कहीं हमारे ताक़ों में यहाँ ना पहुँचा हो। दरवाज़ा बंद होते ही अमजद तशवीश भरे लहजे में बोला, अभी पता चल जाता है। मैं इसे बैठने का इशारा करते हुए उठकर दरवाजे के करीब पहुँचा। बात रस्मी तारुफ से गुजर चुकी थी और उस वक्त चौधरी अकबर एहतजाजी अंदाज में जनान खान से मुखातब था। मलक साहब, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, और इस तरह दूसरी मर्तबा हो रहा है कि आपके आदमियों ने मेरे सौदे को ख़राब करने की कोशिश की है। चौधरी साहब, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। जनान खान ने नरम लहजे में पूछा। मलक साहब, आज जंगल खेल में एक आदमी को हमने माल डिलीवर करना था। ज़बानी कलामी बात हो चुकी थी, लेकिन जब हम पहुँचे तो आपके आदमी हमसे पहले जाकर इसे माल देकर रकम वसूल कर चुके थे। तो इसमें तो सरासर उस बंदे की गलती जाहिर हो रही है जिसके साथ आपकी बात पक्की हो चुकी थी। वो आप ही से माल वसूल करता। मेरे आदमियों का इसमें क्या कसूर है? वो तो बतौर दुकानदार अपना माल हर उस शख्स को बेचेंगे जो इनसे ख़रीदने आएगा। मुझे उस बंदे ने बताया कि आपके आदमियों ने इसे मेरे बारे में ये कहा है कि मैं मिलावट वाला माल बेचता हूँ, और इसके अलावा भी चंद उल्टी सीधी बातें उसके सामने मेरे बारे में की हैं। चौधरी साहब, आपने इसे कहना था कि इस तरह की बातों से सौदे कैंसिल नहीं हुआ करते। वो आपके माल का मुआयना करके फिर हमसे सौदा करता। मलक साहब, आप सारी बात ख़रीदार के ऊपर डाल रहे हैं, हालांकि आपके आदमी भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। चौधरी का लहजा खासा कड़वा था। बहरहाल ये 2 दफ़ा हो चुका है। इसके बाद मैं भी आपके आदमियों वाला तरीका अपनाऊंगा, बाद में गिला न करना। जनान खान ने जवाब दिया, चौधरी, मर्द गिला शिकवा नहीं किया करते। चलो ये भी देख लेंगे। चौधरी की आवाज़ से मुझे महसूस हुआ कि उसने बात मुकम्मल कर ली थी। मैं जल्दी से आकर अमजद के साथ बैठ गया। उस जगह दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ वाज़िया सुनाई नहीं दे रही थी। क्या बातचीत हो रही थी? अमजद ने इश्तियाक से पूछा। कोई कारोबारी मामला था, बाद में तफसील से बताऊंगा। वैसे जानूं, अभी मौका था कि हम हल्ला बोलकर चौधरी को काबू कर लेते। बेवकूफ़, वो जनान खान के घर आया हुआ है, और तुझे पता होना चाहिए कि अपने घर आए दुश्मन की भी हिफाजत में ये लोग जान तक कुर्बान कर देते हैं। तुम ख्वामख्वाह जनान खान के साथ दुश्मनी की दाग बेल क्यों डालना चाहते हो? सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था। मैं जवाबन कुछ कहने ही लगा था कि जनान खान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। उसके पीछे उसके दोनों बॉडीगार्ड्स भी अंदर दाखिल हुए। जनान खान अपनी जगह पर बैठ गया। जागीरदार भाई साहब को माल चेक कराओ। जागीरदार ने हाथ में पकड़ा हुआ शापर मेरी जानिब बढ़ा दिया। शापर लेकर मैंने अपने पास रख लिया। मलक साहब, ये हमारा खान खुद ही चेक करेगा, आप थोड़ी सी पी कर देखें। जनान खान ने हल्का सा इसरार किया। हम इससे आज तक मुस्तफीद नहीं हो सके हैं। मैं मुस्कुराया। मेरी बात सुनकर जनान खान के चेहरे पर हैरानी के असरात नमूदार हुए, और जब वो बोला तो ये हैरानी उसके लहजे में भी थी। अजीब बात है, कारोबार करते हो और ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते। बस मलक साहब, नए वारद हुए हैं ना इस मैदान में, अब आप ये माल मीरान शाह लेकर जाएंगे? उसने पूछा। जी। आपके खान का नाम क्या है? मलक हाजी बहादुर खान। क्या तुम हाजी बहादुर के बंदे हो? उसके लहजे में हैरानी थी। जी।
मगर वो तो दक्कन में रहता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस किस्म के किसी काम में मुलविस नहीं। जन्नान खान के लहजे में शकूक की परछाइयाँ लहरा रही थीं। वो अब भी दक्कन में ही रहता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने मीरान शाह बताया है, क्योंकि दक्कन इतना मारूफ नहीं। दूसरा, वो वाकई इस कारोबार में मुलविस नहीं है। ये काम उसका राइट हैंड तूफ़ान खान सर अंजाम देता है। अच्छा, उसने इत्मीनान से सर हिलाया। बहरहाल आप लोगों ने और जिससे माल के नमूने हासिल करने हैं वो कर लें, और जितने दिन आप डाबेर में हैं मेरे घर में मेहमान रहेंगे, मगर हम यहाँ किसी से वाकिफ़ नहीं। आपकी रहनुमाई जागीरदार कर देगा। हमारे अलावा चौधरी अकबर, मलक दिलशाद खान और सबज अली खान इस कारोबार में मुलविस हैं। आपने इसकी कीमत नहीं बताई। मैंने हाथ में मौजूद चर्स के शापर की तरफ इशारा करके पूछा। इसका रेट और यकमुश्त एक मन का रेट भी जागीरदार आपको बता देगा। फ़िलहाल आप लोग आराम करो, मैं भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, बाद में गपशप होगी। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और हमसे मुसाफा करके रुखसत हो गया। उसके जाते ही जागीरदार हमें वहाँ से एक दूसरे कमरे में ले गया, जिसमें चारपाइयों पर साफ़ सुथरे बिस्तर बिछे हुए थे। वो कमरा यकीनन मेहमानों के ठहराने के काम आता था। जागीरदार हमें चर्च के रेट वगैरह से आगाह करने के बाद आराम का मशवरा देते हुए रुखसत हो गया। इस पाव भर चर्च की पेमेंट करना मैं नहीं भूला था। उसके कमरे से निकलते ही अमजद ने सवालों की बौछार कर दी। जवाबन मैंने इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया, अब आगे क्या करेंगे? तफसील जानकर उसने पूछा। पहले चौधरी अकबर की रहाइश का जायज़ा ले लें, इसके बाद कोई लाहे अमल तय करेंगे। तो इस वक्त आराम करने की क्या ज़रूरत थी? जागीरदार को साथ लेकर चले जाते, या वैसे ही उससे हवेली का मोहल्ले को पूछ लेते, ताकि आज रात ही इस काम को निपटा देते। 1.5 महीने से इसे तलाश कर रहे हैं और अब पता चला है तो जनाब को आराम की सूझ गई है। आराम से माजे, अब उसका पता तो चल गया है। ख्वामखा बेसब्री का मुजाहरा अच्छा नहीं। घंटा 1.5 आराम करो, असर को चलेंगे। ये अल्फाज मेरे होंठों पर ही थे कि एक शख्स छाबे में रोटियां और तरकारी का डोंगा लिए हाजिर हुआ। दिन के खाने का वक्त तकरीबन गुजर गया था, मगर उसके बावजूद उन्होंने खाना भिजवा दिया था, और ऐसा शायद उन्होंने एहतियात के तौर पर किया था। इत्तेफाक से हम दोनों उस वक्त तक खाना नहीं खा सके थे, इसलिए अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। तरकारी प्लेटों में डालने का तकल्लुफ़ किए बगैर हम डोंगे में ही जुड़ गए। खाने के बाद वही आदमी कहवा ले आया और हमारा कहवा पीते ही बर्तन समेटकर बाहर निकल गया। रोटी खाने के दौरान मेरा इरादा था कि खाने के बाद जागीरदार से चौधरी अकबर का पता पूछकर उसकी हवेली की जानिब चलेंगे, मगर खाना खाते ही एक अजीब किस्म की गनूदगी मेरे हवास पे छा गई। बंद होती आंखों से मैंने अमजद की जानिब देखा तो उसकी हालत भी मुझे खुद से मुख्तलिफ ना लगी। बेइंतहा कोशिश के बावजूद मैं अपने हवास कायम ना रख सका और चंद लम्हों में ही दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। जारी है।